नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के एक बयान के बाद लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उससे लगता है कि जून में यानी कि अगले महीने कोरोना के केसेस अपने चरम पर होंगे। जी, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। एम्स के निदेशक का यह बयान है। जून के बाद मामलों में गिरावट आने की संभावना है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़े हैं उसको देखकर लगता है कि जून में यह मामले अपने चरम पर होंगे। अभी जबकि देश में मामले 50,000 के पार हैं, तभी से यह सवाल पूछा जाने लगा है कि देश तैयारियों के लिहाज से खड़ा कहां है। बेशक देश में इस समय रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा पीपीई किट बन रहे हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ा ली गई है, लेकिन यह भी सच है कि देश की राजधानी दिल्ली में 31 साल के एक जवान पुलिसकर्मी ने इसलिए कोरोना से दम तोड़ दिया कि उसे सही वक्त पर अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सका। एक के बाद एक अलग अलग शहरों से कोरोना के मरीजों के लिए बने क्वारंटीन सेंटर्स के मुंह चिढ़ाने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं क्वारंटीन की दीवार फांदकर लोग भाग जा रहे हैं और कहीं पुलिस मोबाइल की लोकेशन का पीछा करते करते कोरोना पीड़ितों को तलाश कर रही है। राज्य अगल बगल वाले राज्यों के लिए अपनी सीमाएं सील कर रहे हैं। नौकरी की तलाश में घर बार छोड़कर आने वाले मजदूर हजारों की संख्या में पैदल सड़कों पर चले जा रहे हैं। नौकरी से ना निकाले जाने के सरकार के भरोसे के बावजूद एक के बाद एक नौकरियां जा रही हैं। तो जून में क्या होगा? सरकार के पास लोगों को देने के लिए वायदों के अलावा क्या है? पेट्रोल डीजल में कोरोना का टैक्स तो लग चुका है, गरीब आदमी की जेब तक यह राहत कब पहुंचेगी? दंगल में आज बात इन्हीं पहलुओं पर होगी। देखो, ये समझना ज़रूरी है कि कोरोना के केसेस तो काफ़ी देर तक आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो भारत में कोरोना की पिक्चर अभी बाकी है। कोरोना का संक्रमण अभी और फैलेगा। लॉकडाउन की तपस्या ने असर तो दिखाया है, लेकिन अभी लड़ाई बीच रास्ते है। भारत में कोरोना के कुल मामले अब तक 52,952 हो चुके हैं। इनमें 15,267 लोग ठीक हुए हैं और कुल मौत 1,783 है। तो अगर आप सारा ग्लोबल डेटा देखें तो एक दफ़ा जब पीक होता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता प्लेटू होके केसेस कम होने लगते हैं। न्यूयॉर्क में भी अब कम हो गए हैं, इटली स्पेन में भी कम होने लगे। तो हमारा भी आस्ता आस्ता जो है केसेस जो है उसके बाद अगले कुछ हफ्तों में कम होने चाहिए। कितना लंबा चलने वाला है कोरोना का पीरियड? ये तो प्रेडिक्शन कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो आगे ही जैसे जैसे केसेस का हमें आइडिया होगा और कैसे कैसे कम होंगे तो हम कह पाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए भारत अभी थोड़ी छूट वाले लॉकडाउन के चरण में है, लेकिन पूछा जाने लगा है कि 17 मई के बाद क्या? 4 मई को भारत में 42,836 कोरोना केस थे। 5 मई को कोरोना मामले बढ़कर 46,711 हो गए। 6 मई को 49,391 कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रहा, तो 7 मई को 52,952 मामले हैं। कोरोना की रफ्तार इतनी तेज है तो क्या भारत आर्थिक गतिविधियों को खोलने की स्थिति में होगा? इसीलिए कांग्रेस जैसे विपक्षी दल सरकार से आगे का प्लान पूछने लगे हैं कि 17 मई के बाद क्या होगा। पोस्ट लॉकडाउन हम दोबारा कौन से कदम लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें, लेकिन अर्थव्यवस्था दोबारा जीवित हो। जब तक लोग काम पर नहीं जाएंगे तब तक हम समझते हैं कि दोबारा इकोनॉमी को पटरी पर लाने में बहुत समय लगेगा। अप्रैल के आखिरी दिनों में लग रहा था कि कोरोना पर भारत जल्द नियंत्रण की स्थिति में होगा, लेकिन फिर हालात बिगड़ रहे हैं। अभी जो स्पट आ रहा है केसेस का, हमारा जो डबलिंग टाइम है वो 11-12 से अब 11 की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर न्यू केसेस का डबलिंग टाइम लूं तो वो 7 दिन का आ रहा है और ये जो केसेस हैं ये 6 दिन पुराने हैं। तो अभी जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं ये लॉकडाउन खुलने के बाद में, रियायत के बाद में नहीं आ रहे। उसके केसेस तो 5 दिन के बाद आएंगे। सो मेरे को डेफिनेटली कंसर्न है इस वक्त में जो स्पॉट आया है, इसका मतलब है कि लॉकडाउन के आखिरी में लोगों ने चीटिंग करी है।
कोरोना पर भारत की लड़ाई लंबी लग रही है, तो क्या भारत को अब इसके साथ जीना सीखना होगा? दिल्ली से अशोक सिंघल और प्रशस्ति के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सोमनाथ सिंह रॉय हैं, वो टीएमसी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी हैं, वो एलजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनाथ होंगी, वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक हैं, वो सीएमडी हैं रेडिक्स अस्पताल के दिल्ली से। और हमारे साथ आशुतोष हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्यहिंदी.com से जुड़े हैं, पहले राजनीतिक पार्टी में, आम आदमी पार्टी में भी कुछ समय के लिए रह चुके हैं। आप सबका दंगल में स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल राजीव प्रताप रूडी आपसे है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें अब नरेंद्र मोदी पर हैं, प्रधानमंत्री पर हैं, देश की सरकार पर है। तब जबकि हम ये उम्मीद लगा रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े विभागों की रिपोर्ट्स के बाद कि 16 मई के बाद से यह कर्व फ्लैट होने की दिशा में बढ़ने लगेगा। इस समय जब हम बात कर रहे हैं 50,000 से ऊपर मामले बढ़ चुके हैं और एम्स के निदेशक ये कह रहे हैं कि अभी तो और ऊपर जाएगा, जून में यह अपने चरम तक जाएगा। क्या तैयारी है सर? मैं सिर्फ इसमें यह बात कहना चाहूंगी, डॉक्टर गुलेरिया बहुत जाने माने विशेषज्ञ हैं और मैं उनकी बहुत कदर करता हूं, और जब भी वो कोई विषय रखते हैं तो बहुत जिम्मेवारी के साथ रखते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि यदि पूरे भारत का नक्शा उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ हैं जो महामारी का रूप है, वो महाराष्ट्र में है जहाँ 650 डेथ हुआ है, गुजरात में है जहाँ 396 और दिल्ली में 85, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में 185, 60 और पश्चिम बंगाल में 144। उसके बाद पूरे भारतवर्ष में आप उदाहरण ले लीजिए उत्तर प्रदेश, जो 20 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, और अगर वो अपने आप में देश होता तो दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश होता। वहाँ मात्र मरने वालों की संख्या आज लगभग 60 है। तो अगर आप पूरे भारत के मानचित्र को उठा करके देखें तो जो अनुपात है वो शहरों में है और कुछ विशेष स्थानों पर है। सरकार के लिए चुनौती है कि अब क्योंकि ये पूरा पीक और पैटर्न का विश्लेषण हो चुका है और हम लोगों ने पूरी दुनिया का अध्ययन किया और भारत के विशेषज्ञों ने भी भारत का अध्ययन किया है, मेरे जैसे आदमी का व्यक्ति का राय है कि सरकार ने इस पर पूरी तरह से निगाह रखी है। राज्य सरकार भी पूरी तरह से सचेत है। ये लॉकडाउन की परिभाषा को अब नए सिरे से देखना होगा कि जहां इसका संक्रामक अधिक है, जिसका प्रभाव अधिक है या जहां से फैलने की संभावना है, वो विशेष लॉकडाउन में जाएगा। लेकिन सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि जहां जहां ये स्थिति सामान्य है, सभी प्रिकॉशंस को बरतते हुए हमें यह प्रयास करना होगा कि उन क्षेत्रों में जहां इसका प्रभाव नहीं है वहां प्रभाव ना फैले और आर्थिक गतिविधि भी वापस लौटे। तो मुझे लगता है कि एक तरफ हमें कोरोना की लड़ाई से लड़के बाहर निकलना है और दूसरे तरफ आर्थिक विकास के पहलू को भी आगे ला करके चलना है। तो मुझे लगता है इस विषय को अगर हम लोग विश्लेषित करें, और तीसरा मेरा बिंदु अंतिम है कि अब भारत तैयार हो गया और मोटे तौर से जानकारी मिल गई है कि हम कैसे इस चुनौती का सामना करेंगे। लोगों को भी पता है कि ये बीमारी क्या है, इसकी लड़ाई हम कैसे, इसके प्रिकॉशंस क्या लेंगे, और देश के प्रधानमंत्री ने पहले दिन से आगाह कराया है कि इसके प्रिकॉशंस क्या होंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों के साथ लड़ना और चलना, दोनों साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये मेरा विश्लेषण है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। क्या मैं इसको ऐसे समझूं कि सरकार ने अपना काम कर दिया, अब जनता जाने कैसे बचना है कोरोना से? इसका भी आप उत्तर चाहेंगे? जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या मैं इसको ऐसे समझूं जो बात आपने कही? देखिए, आपके समझने पर मैं कोई आपत्ति नहीं कर सकता हूं, और आप इसको चुनौती के रूप में देना चाहते हैं। सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार है, इसे चुनौती स्वीकार करें। और ये कतई बोलना अनुचित होगा कि राज्य सरकारें और केंद्र की सरकार अब जनता के मत्थे डाल रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पास फूड का स्टॉक्स है, हमारी आर्थिक गतिविधि चरमरा चुकी है, पूरे दुनिया की आर्थिक, हमें पेट भी भरना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो उपचार है वो बीमारी से ज़्यादा खतरनाक हो जाए। जो एक कहावत है कि कहीं बीमारी का उपचार करने में कि बीमार लोग ऐसे ही ना मर जाए, तो उपचार ही कोई खतरनाक ना हो जाए कि बीमार ऐसे भी मरने लगे। तो दोनों की संभावनाओं के बीच में सरकार को देखना है। सरकार अगर ठेके पर भीड़ बढ़ता है तो उस पर कार्रवाई करती है। सरकार अगर सोशल डिस्टेंसिंग का जिन इलाकों में उल्लंघन होता है उस पर कार्रवाई करती है। लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि सामान्य जनजीवन बहाल हो, और उसका फॉर्मूला समय समय पर सरकार दे रही है। लेकिन राजीव जी, हम जिस समय बात कर रहे हैं उससे 2 दिन पहले दिल्ली में एक 31 साल के जवान पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई। सुप्रिया जी, ये वो दिल्ली है जहां पर लगातार ये कहा गया कि सबसे पहले कदम उठाए गए, जहां पर लगातार ये कहा गया कि सबसे ज्यादा टेस्टिंग हम कर रहे हैं, जहां पर लगातार ये कहा गया कि सबसे बढ़िया तैयारी हमने कर रखी है और सबसे ज्यादा हमारे पास बेड वाले अस्पताल मौजूद हैं। वहां एक आदमी मर गया
क्योंकि उसको अस्पताल में जगह नहीं मिली। ऑडियो वायरल है, पुलिसकर्मी आपस में बात कर रहे हैं कि 3-3 अस्पताल में ले जाने की कोशिश की, कहीं भर्ती नहीं हो पाया, मृत्यु हो गई उसकी। सुप्रिया जी दिख नहीं रहे, शायद संपर्क कट गया उनसे। आशुतोष, अगर यह परिस्थिति है तो फिर उस तैयारी का क्या करें जब आदमी भर्ती नहीं हो पा रहा अस्पताल में? उस तैयारी का क्या करें जब आदमी को सही समय पर इलाज मिल नहीं पा रहा? देखिए रोहित जी, मैं तो पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि लॉकडाउन में जो छूट देने की बात की जा रही है, ये मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। और आज से नहीं, जब पहली बार लॉकडाउन खत्म होकर दूसरी बार शुरू हुआ था, उस वक्त भी मैंने ये बात की थी और आज भी मैं इस बात पर अड़िग हूं। मेरा अपना मानना यह कि 2 महीने का बहुत जबरदस्त लॉकडाउन होना चाहिए था और इस दौरान अपना जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सारी सुविधाएं हैं उनको हमको दुरुस्त कर लेना चाहिए था। ये बात रूडी जी की बिल्कुल सही है कि आप लॉकडाउन को अनंत काल तक नहीं रख सकते हैं, आपको अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन जो ये 2 महीने का वक्त होता है, इस 2 महीने में 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। पहली बात, आपको अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए था। दूसरा, आपको अपना जो टेस्टिंग है उसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जाना चाहिए था। और तीसरा, जो सप्लाई साइड है, सप्लाई का मतलब ये कि जो गरीबों तक, क्योंकि इसमें तकलीफ गरीबों को हो रही, तो जो गरीबों को खाना पहुंचाने की बात है, उन तक उनके खाते में पैसा पहुंचाने की जरूरत है, उसको हमें दुरुस्त करना चाहिए था। हमने देखा ये कि पहले लॉकडाउन के बाद से ही कहीं ना कहीं थोड़ी बेचैनी शुरू हो गई कि हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ जो हमने गंवाया नहीं है। अभी भी हमको मजबूती के साथ मई के अंत तक लॉकडाउन पूरी तरीके से करना चाहिए। और जो हमने इकोनॉमिक पैकेज 0.9% का दिया है 1,70,000 करोड़ का, उसको 5% कर देना चाहिए, यानी 5 गुना उसको बढ़ाना चाहिए। और ये मैं 5 गुना कोई मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, बल्कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो 15%, 16%, 17%, 18% अपनी जीडीपी का दे रहे हैं। तो अगर हम इसको 1.7 से बढ़ा के अगर हम उसको 8 लाख करोड़ तक अगर हम पहुंचा दें, तो शायद जो दिक्कत गरीबों को आ रही है, खाने पीने की समस्या आ रही है, वो शायद दूर हो जाएगी और जो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज है उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन तो अगर वो कर सकते हैं तो मेरा सवाल है सर कि जो लॉकडाउन किया गया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, वो इस सोच के साथ किया गया कि एक, इससे केस नहीं फैलेंगे, केस तो फैल रहे हैं। वो इस सोच के साथ किया गया कि हम मेडिकली इक्विप्ड हो जाएंगे, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर लेंगे। सर, पीपी किट तो हम बना रहे हैं, वेंटिलेटर हमने मंगा भी लिए और मंगा रहे हैं, लेकिन अगर आदमी को भर्ती नहीं कर रहे तो फिर उसका फायदा क्या है? अगर वो लाल फीता शाही में लग जा रहा है तो फिर उसका लाभ क्या है? और उसमें लॉकडाउन क्या बचा लेगा? बिल्कुल रोहित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। यही तो सरकारों का काम था कि भाई आप लॉकडाउन का इस्तेमाल करिए अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, ताकि कोई भी आदमी जो है वो दवा के इलाज में उसकी मौत ना हो। अगर ये दिल्ली में हो रहा है तो आप सोच सकते हैं बिहार के छोटे से गांव में क्या हो रहा होगा, या उत्तर प्रदेश के या तमिलनाडु के या आंध्रा के इलाकों में क्या हो रहा होगा। मैं इसी बात को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन चीजों पर हमको इस लॉकडाउन के दौरान फोकस करना चाहिए, दरअसल हमने उस पर उस तरीके से फोकस नहीं किया। अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत जोर देके कहा था अर्थव्यवस्था को लेके कि हम गांव तक हम अब जो है दाल जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो डेटा आ रहा है उसके हिसाब से 10 से 15% दाल ही लोगों तक पहुंच पाई है। तो जब तक इसको हम मजबूत नहीं करेंगे, इस स्तर पर जाकर सप्लाई चेन को मजबूत नहीं करेंगे, तो पैनिक जरूर रहेगा। गरीब आदमी कहेगा मुझे खाने को नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री वाला कहेगा मेरी इंडस्ट्री चौपट हो रही है। लेकिन सरकार के लिए मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि अगर कोई भी सरकार होती, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, कोई भी मुख्यमंत्री होता, तो उसको इस कश्मकश से जूझना पड़ता। लेकिन यही तो लीडरशिप का टेस्ट है। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ गया नहीं है। मई के अंत तक सारी लॉकडाउन को पूरी तरीके से मजबूत रखें, छूट बिल्कुल ना दें और बिल्कुल मजबूती के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें और सप्लाई साइड को मजबूत करें। नहीं सर, सेविंग लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड, ये सवाल इस समय देश के सामने है। अरविंद वाजपेयी एक तरफ आपको कारखाने खोलने हैं, दूसरी तरफ मजदूर कह रहा है कि हमको घर जाना है। आज बिहार आने वाली केरल से 5 ट्रेनें रद्द कर दी गई। आरोप लगाया गया कि नीतीश कुमार साहब आने नहीं देना चाहते अपने यहां पर ट्रेनों को। दूसरी तरफ से कहा गया कि नहीं साहब, कारखाने खुल गए इसलिए मजदूर खुद ही वापस जाना चाहता है, उसको लगता है अब काम मिल रहा है तो काम क्यों ना कर लूं। इसके बीच में बैलेंस कैसे करेंगे? हिंदुस्तान की भूगोल में ये रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन को मैनेज कैसे किया जाएगा? देखिए ऐसा है रोहित जी, जहाँ तक मजदूर साथियों का सवाल है, अभी तक 140 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेन चल चुकी हैं और उसमें करीब ये पहुँच गए हैं, हमारे करीब 2.5 लाख मजदूर पहुँच चुके हैं अभी तक। तो देखिए उसमें नॉर्म्स बनी हुई हैं कि कितने की ट्रेन चलेगी। जैसे ही 1200 आदमी की लिस्ट तैयार होती है, ट्रेन चलने लगती है। तो ये ना कहिए कि भाई मजदूरों के बारे में सोचा नहीं जा रहा। देखिए मजदूर, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने अगर सोचा तो मजदूरों के बारे में सोचा था और 1,70,000 करोड़ का पेमेंट किया था और उसकी पहली किस्त 40 करोड़ लोगों को पहुंच भी गई है।
दूसरी तरफ क्या है कि 46,000 करोड़ का राशन जो है, जो एक्स्ट्रा दाल चावल और गेहूं देना था, रामविलास पासवान जी के मिनिस्ट्री ने वो वहां तक राज्यों को पहुंचा दिया है और राज्य उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। देखिए समस्या तो है, संकट है, महामारी है, प्रश्न है कि लॉकडाउन खोलें या न खोलें। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। अगर लॉकडाउन पूरा खोलेंगे तो अर्थव्यवस्था के चक्कर में तो इधर से जाने जा सकती हैं, और अगर अर्थव्यवस्था को बंद रखेंगे तो देश पे संकट, महासंकट में परिवर्तन हो जाएगा। इसी को तो सामंजस्य बिठाना है हमको, और इसीलिए ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, एक्सपर्ट्स, मेडिकल की एक्सपर्ट्स टीम, सारी चीजें इसी में लगी है कि किस तरीके से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? पहला ये कहा था कि जान बचानी है, और जब दूसरा उन्होंने किया तो उसमें कहा जान भी है और जहान भी है। तो हम उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये भी है कि जैसे ही लॉकडाउन 2 में रिलैक्स किया, 3 में आते आते जैसे ही रिलैक्स की गाइडलाइंस आई, आंकड़े बढ़ने लग गए। तो देखिए ये बड़ी समस्या का दौर चल रहा है इस वक्त, और इस वक्त क्रिटिसाइज नहीं करना है। मैं डॉक्टर रवि मलिक से थोड़ा सवाल पूछना चाहता हूं। पॉजिटिविटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ इससे लड़के हम जीत सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार ये कर रही है। एक सेकंड, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं डॉक्टर रवि मलिक साहब से। क्या मैं इस चीज को मान लूं, हम इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि अभी जून का महीना आएगा, जैसा गुलेरिया जी ने कहा कि अभी पीक करेंगे केसेस और ऊपर जाएंगे, मामले चरम पर आएगा, तो हम इसको स्वीकार कर लें कि 5,000 मामले बढ़ना, 2,000 मामले बढ़ना, 2,500 मामले बढ़ना, 300 लोग मर जाना, 150 लोग मर जाना, ये दिस विल बी अ न्यू नॉर्मल? अभी एक सामान्य बात होगी, इसको जिंदगी का हिस्सा मान लें हर रोज के लिए अब, और इसकी चिंता करना बंद कर दें? देखिए मैं इसमें आपको यह बताना चाहूंगा कि कोविड के बारे में भविष्यवाणी करनी बहुत बहुत मुश्किल है। ये एक एवर चेंजिंग एवर लास्टिंग टाइप की सिचुएशन है, जो बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है। ये किस तरह से जाएगी इसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए ट्रंप ने पहले प्रिडिक्ट किया था कि हमारे इधर घुस ही नहीं सकता, उसके बाद में ट्रंप ने प्रिडिक्ट किया था कि ये आगे इस तरह से नहीं चलेगा, लेकिन इसने सारी प्रिडिक्शंस को खत्म करते हुए कोरोना वायरस जो है आगे चल रहा है। बहुत सारी स्टडीज आई हैं जो अभी भी कहती हैं कि गर्मियों के आने के साथ में कोविड का प्रकोप ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में कम होगा। आज भी वो स्टडीज हैं जो कि बड़ी गहन अध्ययन करके उन्होंने कहा है। तो देखिए किसी भी चीज का कहना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल सार्स का दूंगा। 2003 में सार्स का मतलब विश्व ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 2003 के बाद में एक भी केस सार्स का नहीं हुआ। आप गुलेरिया जी से डिफर करते हैं, टू प्रेडिक्ट। आपको नहीं लगता कि जून में क्योंकि गर्मी होगी इसलिए केसेस बढ़ सकते हैं? गर्मी भी हो रही है और किस तरह से वायरस क्या टर्न लेता है, लेकिन हां एक चीज बड़ी जरूर है, वो ये है कि हम लोगों को प्रिकॉशंस में कहीं कमी नहीं रखनी चाहिए। हॉटस्पॉट एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा कंटेनमेंट होनी चाहिए और हम लोगों को एक ओपन लॉकडाउन का जो है कंसेप्ट लाना चाहिए। ठीक है, लॉकडाउन खत्म हो गया, हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसको ओपन लॉकडाउन में समझिए। आप समझिए आपके आसपास जो है 1 मीटर तक कोई व्यक्ति नहीं एंटर करेगा, आप बाहर कम से कम निकलेंगे जितने की भी जरूरत है। तो एक ओपन लॉकडाउन का कंसेप्ट लेते हुए हमें पूरी प्रिकॉशंस लेके चलना है। दूसरी चीज बता दूं, जो इस वक्त आंकड़े बढ़ रहे हैं ये अभी के नहीं बढ़ रहे, ये पिछले 2 हफ्ते के बता रहे हैं आपको, क्योंकि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड ही 2 दिन से 2 हफ्ते तक है। अभी के जो आंकड़े हैं वो आने वाले 2 हफ्ते में हमें मालूम चलेंगे। तो प्रिडिक्शंस जो है वो हम कर तो सकते हैं, लेकिन वो सही निकलेंगी नहीं निकलेंगी, इट इज डिफिकल्ट टू से। ठीक है, अब मेरा सवाल सुप्रिया जी से है। सुप्रिया जी कनेक्ट हो गई है वापस। सुप्रिया जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? सुप्रिया जी अभी 50,000 के पार है मामला, तभी एकदम से हड़कंप जैसी स्थिति लगती है। आंकड़ा सुनते ही लोगों के दिमाग में तनाव होने लगता है। डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि जून में अभी और ये चरम पर जाएगा। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां तो अभी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। जून जुलाई में अगर मामले बढ़ गए तब क्या होगा? रोहित जी, सबसे पहले कोविड की बात पर दलगत राजनीति होनी नहीं चाहिए और आप लोगों को इसको और कम कराना चाहिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताना चाहती हूँ। टेस्ट पॉजिटिव रेट, आप 100 लोगों का टेस्ट करते हैं, उसमें से 4% पहले भी पॉजिटिव आ रहे थे, 4% अभी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। क्योंकि आपकी टेस्टिंग बढ़ती जा रही है। आज है कि 3600 मामले आ गए, कल 4000 मामले आएंगे, क्योंकि आपने टेस्टिंग बढ़ाई है। तो टेस्ट पॉजिटिव रेट जो है वो निरंतर 4% पे बढ़ा हुआ है, जैसे कि मोर्टालिटी रेट निरंतर 3% पे बना हुआ है। तो समझना होगा कि जितने ज्यादा लोगों की आप टेस्टिंग करेंगे उतने ज्यादा मामले सामने आते जाएंगे।
जैसा कि पहले भी कहा गया और प्रधानमंत्री जी ने खुद भी ये कहा है कि पहले जान है तो जहान है की बात थी, अब जान भी जहान भी। हर विशेषज्ञ का कहना है कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से तो देश बच जाए लेकिन भुखमरी और स्टारवेशन और बेरोजगारी से मर जाए। इसीलिए सामंजस्य बैठाना ही पड़ेगा, बिना उस सामंजस्य को बैठाए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं बार बार कहती हूं ये आपदा है, ये एक भयंकर भयावह आपदा है, इसमें हम सब लोगों को साथ रहकर इसका सामना करना पड़ेगा और सामंजस्य सबसे ज्यादा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि अग्रिम प्रहरी, फ्रंट लाइन वॉरियर्स इसमें से राज्य सरकारें हैं। डायनामिक सिचुएशन उनको हैंडल करनी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हैंडल करनी है, वो डिसाइड करेंगे कौन सा रेड ग्रीन ऑरेंज जोन है। सेंटर डिसाइड नहीं कर सकता, हमें अपनी अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव आगे जाके लाना पड़ेगा। रणदीप गुलेरिया ने जो बात कही है वो सही कही है कि मामले बढ़ेंगे क्योंकि हमारी टेस्टिंग बढ़ेगी और टेस्टिंग पॉजिटिव रेट, लेकिन ये अच्छी बात है हिंदुस्तान के लिए, अभी भी 4% पे बढ़ा हुआ है। पहले अगर आप 10 लोगों को करते थे तो उसमें से 4% पॉजिटिव आते थे, अब आप अगर 100 को करते तब भी 4% पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है हमारे लिए? आपकी बात का ये अर्थ समझूं कि आप कह रही हैं केंद्र और राज्यों में सामंजस्य नहीं है फिलहाल, कम से कम लॉकडाउन के तीसरे दौर में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन आपस में अभी तक बन नहीं पाई है ठीक से। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो बहुत लोगों ने कहा है, मुख्यमंत्रियों ने खुल के कहा है, भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिख के पैसे की दिक्कत की बात कही है, कांग्रेस शासित प्रदेशों ने बात कही है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करना अच्छी पहल थी प्रधानमंत्री जी की, लेकिन जो बातें राज्य सरकार इसमें बोल रही है, उनके पास फंड्स नहीं है। पीपीई उनको खरीदना है, वेंटिलेटर उनको खरीदना है, टेस्टिंग किट्स उनको खरीदनी है, जो आश्रित लोग हैं अनाज उनको पहुंचाना है। तो राज्य सरकारों को आपको संसाधन देना पड़ेगा, एक विकेंद्रित अप्रोच, एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, उनको ज्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा, ज्यादा क्षमता देनी पड़ेगी, ज्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा। अभी भी बहुत सेंट्रलाइज्ड अप्रोच से हम चल रहे हैं। पान वाले की और दुकानदार की कौन सी दुकान खुलेगी, इसका निर्णय हम और आप नई दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते, एक छोटी सी टीम नहीं तय कर सकती है, ये महाराजगंज का डीएम तय कर पाएगा, इवन राज्य के स्तर पर। तो विकेंद्रित करना बहुत जरूरी है, ठीक, विकेंद्रित किए बिना इसको कोशिश कर पाना मुश्किल होगा। राजीव प्रताप रूडी बोलिए, अब उसके बाद सोमनाथ जी आपके पास आऊंगा। बोलिए राजीव जी। हाँ, मैं ये बड़ा अच्छा संयोग है कि आज दो पत्रकार जो राजनीति से और राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं, इससे सुनने में बड़ा आनंद आता है। एक तो हमें खेद है कि 31 वर्षीय राणा जिसकी मृत्यु हुई उसे एक पहले दीपचंद हॉस्पिटल में ले जाया गया, फिर आरएमएल में ही वॉज ब्रॉट डेड, तो बड़ा चिंता का विषय है। मैं एक बात रखना चाहूंगा कि हमारे आशुतोष जी ने ये विषय रखा कि खाने की सामग्री लोगों तक नहीं पहुंच रही है। थोड़ा इनके अध्ययन का अभाव मुझे दिख रहा है, क्योंकि जैसे मैं बिहार से अगर सैंपल टेस्ट लूं तो हमारे यहाँ पीडीएस सिस्टम से जो प्रधानमंत्री ने पैकेज घोषित किया था 3 महीने तक, खाद्य आपूर्ति पर्याप्त है और आपको एक भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जहां पीडीएस के माध्यम से, और जो दाल आपूर्ति कराया गया था वो इस माह से उसका भी वितरण होने लगा है, और 3 महीने का एलपीजी का गैस का सिलेंडर भी पहुंचा है, लोगों के खाते में जो पैसे जाने थे वो भी गए। ये आप सवाल जरूर उठा सकते हैं कि ये पर्याप्त है कि नहीं, ये कभी पर्याप्त नहीं होगा, सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है। आपने टेस्टिंग की बात कही, टेस्टिंग बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन एक बात तो हम समझ सकते हैं कि आप टेस्टिंग तो छुपा सकते हैं, लेकिन मरने वाले लोगों की संख्या आप नहीं छुपा सकते हैं, और भारत में ये लगभग 3% है। तो मरने वाले लोगों की संख्या का अगर अनुपात हम समझना चाहेंगे तो उस अनुपात में देश में कितना प्रभावित कर रहा है कोरोना, ये भी हम आकलन कर सकते हैं। तो मोटे तौर से ये, और एक बात जो इन्होंने कहा कि ये इसमें बहुत दम है कि राज्य सरकारों ने भी सहमति दी थी कि केंद्र सरकार के साथ हम बंदी करेंगे, कोई केंद्र का अकेला निर्णय नहीं था। और जब इसे लॉकडाउन को विस्तार किया गया तो राज्य सरकार की सहमति थी, और अभी भी कई राज्य सरकार ने 17 के आगे ले जाने का निर्णय किया है। तो ये कहना कि केंद्र सरकार ही हर दायित्व के लिए जिम्मेवार है, केंद्र सरकार आस्ते आस्ते, देखिए उन्होंने जो बात कही आप उसको दूसरा रंग दे रहे हैं राजीव जी। उन्होंने लॉकडाउन में आपसे सहमति नहीं थी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सहमति थी, लेकिन उसके अलावा भी तो चीजों में सहमति करनी चाहिए ना आपस में। पैसा जिन राज्यों को चाहिए उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो जीएसटी का पैसा रिलीज नहीं हुआ, इसके लिए लोग रोज सवाल उठा रहे हैं। साथ में साथ ये भी कहा जा रहा है, उन्होंने जो बड़ा उदाहरण दिया कि एक छोटा सा शहर कस्बा महाराजगंज का, वहां का फैसला दिल्ली की टीम कैसे करेगी, वहां के डीएम को फैसला लेने। मैं इस बात पर पहुंचता हूं जी।
हाँ नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा और आप लोग शायद आप स्मरण करेंगे, मैडम महाराजगंज से चुनाव भी लड़ चुकी हैं पत्रकार होने के पश्चात, तो इनको महाराजगंज के डीएम का संवाद, हम लोग प्रत्येक दिन अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संवाद में हैं। ये केंद्र सरकार का निर्णय नहीं है कि कहाँ एक बार वो लिस्ट बन गया तो हम सब महसूस कर रहे हैं और केंद्र की सरकार भी महसूस कर रही है कि लॉकडाउन लोकलाइज होना चाहिए। 125 करोड़ के देश में 125 करोड़ के देश को दिल्ली से बैठ करके बंद कर देना संभव नहीं है। प्रारंभिक स्तर पर प्रयास किया गया, लेकिन अब यह महसूस किया जा रहा है कि लोकलाइज्ड लॉकडाउन की आवश्यकता है। जैसे दिल्ली में, मुंबई में, पूना में, सूरत में, जहां जहां इसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है वहां, और अगर किसी कॉलोनी में, किसी इलाके में, किसी इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ तो लोकलाइज्ड लॉकडाउन जो पूरी दुनिया ने किया है, सर, इसकी आवश्यकता है। तो मैं समझ सकता हूं कि जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन लोकलाइज्ड लॉकडाउन में क्योंकि अंतिम तिथि कोई तय नहीं कर सकता है कि कोरोना कब समाप्त सर, हम आपसे तारीख मांग भी नहीं रहे। निर्णय बहुत सर, आपसे तारीख मांग भी नहीं रहे। जिस चीज की मांगते थे सर उसकी तो देते नहीं थे आप, इसलिए इस पे नहीं जाते कि हम तारीख मांग रहे हैं। सर सवाल ये है, सर सवाल मेरा ये है, देखिए इसको दूसरे मांगते तो आप सवाल आपका बड़ा अटपटा होता है। नहीं सर, हमने कब कहा कि मैं तारीख दे रहा हूं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा कि तारीख दे नहीं सकते, इसीलिए मैंने कहा कि सर मैं तारीख मांग भी नहीं रहा हूं। आपका सर कोई तारीख मांग भी नहीं रहा है आपसे कि आप लॉकडाउन कब पूरा खोल देंगे या कब से सब कुछ चालू हो जाएगा। मेरा सवाल राजीव जी ये है, आप लोग जब लोकलाइज लॉकडाउन की बात कर रहे हैं सर, राजीव जी जब लोकलाइज लॉकडाउन की बात हो कैसे कह दिया कि आपसे हम नहीं मांग रहे हैं? मैंने कब कहा कि मैं लॉकडाउन कहती थी? मैं तो खुद ही पूछ रहा हूं। अभी कहा मैंने देखा है कि कोई तारीख ऐलान नहीं हो सकती है। देते हैं सर आप प्लीज, ये तो अपना अपना चॉइस है ना सर, देखने वाले को तय करने देते हैं कि कौन तर्क कर रहा है, कौन कुतर्क कर रहा है। राजीव जी फिर आशुतोष जी आपसे कह देंगे आप एरोगेंट हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं एरोगेंट नहीं होता हूं। प्लीज सर निजी आक्षेपों पे नहीं जाते हैं, निजी आक्षेपों पे नहीं जाते हैं सर। उसके लिए सर हमारे पास पर्याप्त समय होगा। राजीव जी मैं आपको फोन कर लूंगा, आप जितना निजी आक्षेप लगाना चाहें लगा दें। इस समय आप देश की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर देश के सामने अपनी बात रख रहे हैं। आपको मेरा स्टाइल पसंद नहीं है, आप मुझे फोन पे बताएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टीवी पर बैठकर आप देश के सरकार के नुमाइंदे के तौर पर देश के लोगों को बताएं। सर उसमें समय जाया नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आप एक बड़ी पोजीशन में हैं, उस बड़ी पोजीशन की हैसियत से बात करनी चाहिए आपको, बजाय इसके कि आप मेरे साथ इस चीज में उलझे कि मेरा सवाल पूछने का तरीका आपको पसंद नहीं है। अंतिम तिथि नहीं दे सकता है। मैंने नहीं कहा सर कि मैं आपसे अंतिम तिथि मांग रहा हूं। मेरा सवाल केवल ये है सर, प्लीज मैं वापस लोकलाइज लॉकडाउन पे आ रहा हूं। राजीव जी आपका सवाल, अगर आप सीधा सवाल करेंगे, अगर आप अपना शो ढंग से चलाना, अब सर सवाल भी मैं आपसे पूछ के करूं, शो भी मैं आपके हिसाब से चलाऊं, तो फिर एक काम कर लीजिए, आप यहीं आके बैठ जाइए। आपको वैसे ही बुरा लग रहा है कि पत्रकार राजनीति में चले गए, तो आप आके बैठ जाइए यहाँ पर, फिर कर लीजिए, बिल्कुल आप ही कर लीजिए सर। आप इसी प्रकार ये दो लोग बैठे हैं, आपको जवाब दे देंगे। फिर ये आपको बता ही रहा हूं, बैठिए ना सर, आके पता लगेगा आपको। फिर वहां बैठ के कहना बहुत आसान होता है, इसलिए बार बार कह रहा हूं निजी आक्षेपों में नहीं पड़ते हैं सर। मैं आपका सम्मान करता हूं और सम्मान रखते हुए आपसे कह रहा हूं कि वापस मुद्दे पर आते हैं जहां लोकलाइज लॉकडाउन का सवाल उठा। राजीव जी, आपसे कौन डेट पूछ रहा है? राजीव जी, आपसे कौन डेट पूछ रहा है? राजीव जी, सवाल पूछने का तरीका आप बात समझ ही नहीं रहे। आपसे कौन डेट पूछ रहा है? आप बात समझ ही नहीं रहे, फिर आप कहते हैं कि कुतर्क कोई और कर रहा है। मैं आपके दूसरे इंटरव्यू में आपके व्यवहार के बारे में सर नोटिस लाना, ये आप सवाल पूछे, मैं सवाल का उत्तर दूंगा। सर प्लीज, आप ऐसे पूछते हैं जैसे हम लोग। आप ठीक है, आगे बढ़िए प्लीज प्लीज। धन्यवाद, आगे बढ़िए। धन्यवाद आपका। सुप्रिया जी, जहां मसला लोकलाइज लॉकडाउन का आ जाता है, वहां गाजियाबाद चिट्ठी लिख देता है दिल्ली जाने वाले डॉक्टर्स को कि आप घर मत आइए, आप दिल्ली में ही रहिए। वहां राज्य अपनी अपनी सीमाएं बंद कर लेते हैं। हरियाणा दिल्ली को कहता है कि नहीं भाई, यहां से आने जाने वालों को नहीं आने जाने देंगे, सब्जी नहीं जाएगी। दिल्ली हरियाणा की सरकार में आपस में बनती नहीं, दिल्ली यूपी की सरकार एक दूसरे के लिए सीमाएं सील कर लेती है। उस लोकलाइज लॉकडाउन में जीवनचर्या को सामान्य कैसे कर लेंगे और इकोनॉमी को पटरी पर कैसे लाएंगे, इसकी चिंता भी तो कोई करेगा कि नहीं? बिल्कुल, जिस चीज को आपने समय उठाया है वही मुद्दा है। मुद्दा यह है कि राज्यों ने अपनी सीमाएं बंद करी हुई है। आज केंद्र सरकार कहती है कुछ एरियाज में हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अलाउ कर दी है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई चेन ही बंद है तो कहीं से रॉ मटेरियल आके कहीं पर पूरा सामान बन के आगे कहां जाएगा? इन्वेंट्री बिल्डअप कैसे होगा? सब्जियां उगकर सड़ जाएंगी। ये जो मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन का जो आपूर्ति श्रृंखला का जो मैनेजमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का जिम्मा होना चाहिए। राज्य सरकारों को विकेंद्रित करके बाकी काम देने चाहिए जो केंद्र सरकार करने की कोशिश कर रही है। और ये जो बड़ी चीजें, हवाई जहाज चलाना, रेलवे लाइन चलाना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना, ये केंद्र सरकार का निर्णय होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी। मैं मानती हूं कि पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश करी जा रही है, उसके तहत अनाज दिया जा रहा है, लेकिन मेरे पास सुबह से रात तक
सिर्फ इसी मामले में फोन आते हैं मेरे क्षेत्र से, क्योंकि बहुत लोग 11 करोड़ लोग आज पीडीएस सिस्टम से बाहर है किसी ना किसी कारणवश। आज जरूरत है 77 मिलियन टन आपके पास अनाज पड़ा है, आप राशन कार्ड इशू करिए टेम्पररी और लोगे। हमारे गोडाउन भरे पड़े हैं राशन से। वो कौन सा रेनी डे है, वो कौन सा बरसाती दिन है जिसका हम आज इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास ईश्वर की देन है कि बहुत अनाज है, लोगों को भूखे ना रहने दीजिए, बहुत अनाज दीजिए लोगों को, आशीर्वाद मिलेगा आपको, गरीब की आम मत लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी। ठीक। अभी तक कमेंट ले नहीं पाया सोमनाथ जी आपसे। सोमनाथ जी से कमेंट लेके आशुतोष आपके पास आ रहा हूं। सोमनाथ जी, राज्यों की सरकारें केंद्र से ये उम्मीद कर रही हैं कि केंद्र दिल खोल दे, दरवाजे खोल दे, खजाना खोल दे, और राज्यों की सरकारें बदले में ईमानदारी तक बरतने को तैयार ना हो, तो कैसे चलेगा? दो तरफा होना चाहिए ना। नहीं है रोहित जी, पहली बात डर लग रहा है रोहित जी। डॉक्टर गुलेरिया का बात सुनने के बाद, आपको यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है ये सुनने के बाद थोड़ा सा डर लग रहा है। रूडी जी का एटीट्यूड वो डर और ज्यादा भरा दिया। क्यों? उसका पास आंसर नहीं है, इसीलिए वो अभी गुस्सा कर रहा है टीवी में बैठे बैठे। ये मालूम ही पड़ जा रहा है सबको। मेरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपने पूछ लिया ऑलरेडी। मेरा सिर्फ दो ही क्वेश्चन है अभी। आप बताइए, जो देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से हर टाइम आदमी घुस जाते हैं, वही देश एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे? ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन कैसे मेंटेन होगा? ये मेरा दिमाग में नहीं घुसता है। दूसरा बात, मैं नहीं मानता हूँ ये मोदी जी नहीं ट्राई कर रहा है भारत से कोरोना दूर करने के लिए। मैं नहीं मानता हूँ महाराष्ट्र, गुजरात, दीदी जैसे ट्राई कर रहा है, उधर का चीफ मिनिस्टर भी। फिर ये चीफ मिनिस्टर के लिए सफिशिएंट फंड चाहिए। अभी तक मोदी जी जो पैकेज मिलना चाहिए लड़ने के लिए स्टेट को, ये पैकेज अभी भी डिक्लेयर नहीं किया, पैसा नहीं दिया। कैसे लड़ेंगे आप? आपके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ ये नहीं, लॉकडाउन ये एक वैक्सीन नहीं है, ये खत्म करने का, कोरोना को खत्म करने का लॉकडाउन एक सिर्फ मेरा हिसाब से हम लोग का क्या है, अभी तो मैंने डिक्लेयर, मेरे पास कुछ वैक्सीन नहीं है, अभी आप लोग समझिए घर पे रहिए, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। स्टेट का कोई मतलब नहीं है इसके साथ। पूरा जिम्मेदारी हमारा ऊपर। गवर्नमेंट का गया, गवर्नमेंट लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, और लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद भी फिर डर कहाँ लग रहा है? देखिए, जब तरफ का दुकान खुलने का घोषित किया, वहां पर कहाँ है ये सोशल मेंटेन डिस्टेंस 5 फीट 6 फीट का? कहाँ है? सरफ का दुकान खुल दिया, ठेका खुल दिया। रूडी जी, आपको भी मालूम है क्या हो रहा है यहाँ पर? सब्जी मंडी में क्या हो रहा है? कौन सा? तो बंगाल में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी लेंगे। वैसे तो आप हर जगह अपनी पुलिस लगा देते हैं। किसी को रोकना हो सांसद को उसके इलाके में जाने से, सेंटर की टीम को रोकना हो तो आपकी पुलिस सबसे आगे खड़ी होती है। वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए आपकी पुलिस के पास हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं, कौन बोला है जी? कौन बोला है आपको? आप देखिए, बंगाल में 10 करोड़ आदमी है, रहने वाले 10 करोड़ आबादी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो अफेक्टेड है वो 1400 से ज्यादा नहीं है। यहाँ से प्रूव होता है यहाँ पर ज्यादा मेंटेन हो रहा है। 10 करोड़ में 1400 ये लोग मेंटेन करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ आम आदमी। अब कैसे कहे कि यहाँ पर रहने वाले बंगाली और बंगाल में रहने वाले आम आदमी को दोषी नहीं कर सकते रोहित जी। मेरा हिसाब से जो प्रॉब्लम है हम लोग ये प्रॉब्लम से भाग रहा हूँ। प्लीज नरेंद्र मोदी जी को, रूडी जी यहाँ पर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बोलिए पैकेज देने के लिए। वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी जी आपको भी देख रहे होंगे सर, और वो डायरेक्ट बात उन तक पहुंच रही होगी। और ममता जी से कहिए ना, चीफ मिनिस्टर्स की जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें जाकर कहा करें, वहां क्यों नहीं जाके कहती वो बात? कहने का मौका नहीं। लास्ट में रोहित, लास्ट जो मीटिंग हुआ था वहां पे उनको बोलने का मौका भी नहीं मिला। वो बात नहीं है। वाजपेयी जी बोल रहा था उसका बाद में, ये परिधि जो श्रमिक है इसके लिए मोदी जी सबसे पहले डिसीजन लिया। ठीक है, ओके आशुतोष, विदेश से रहने वाले वो आदमी को। ओके सर, आशुतोष, जो सवाल इन्होंने उठाया और इसके पहले जो बातें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने कही, बोलिए। नहीं, देखिए, मैं अभी जो सुप्रिया जी ने जो बात कही है, सप्लाई चेन की बात कही है, मुझे लगता है कि 3 स्तरों पे काम होना चाहिए था। और मैं ये बिल्कुल समझ नहीं पाता हूं कि इतने बड़े संकट के समय में भी दिल्ली और गुड़गांव के बीच में किसी तरीके का कोई संवाद ही नहीं है। अगर संवाद नहीं है तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री कर क्या रहे? अरे फोन उठाइए, एक दूसरे से बात करिए। अगर फोन पे डर लगता है तो जूम पे बात करिए, जूम पे बात करना, स्काइप पे बात कर लीजिए। तो अब ये समस्या अगर आपने बॉर्डर पे जो अगर उस पर छोड़ दिया, तब तो फिर इस देश का कल्याण हो चुका। तो जो सप्लाई की बात जो है वो सप्लाई कैसे आगे बढ़ेगी? आपने बॉर्डर ही बंद कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, मेरा यह मानना है कि देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री
ये पॉलिसी तो तय कर सकते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये कैबिनेट सेक्रेटरी का काम नहीं है कि तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करे और वो प्रोटोकॉल तय करे कि भाई जहां पे रेड जोन है, रेड जोन से ग्रीन जोन, इसके बीच में कैसे एक दूसरे के बीच में संवाद होगा और कैसे चीजें इधर से उधर स्मूथली चलेंगी ताकि इंटर स्टेट प्रॉब्लम ना पैदा हो, ताकि ये बॉर्डर की दिक्कत पैदा ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अगर वो अपना रेड टेपिज्म छोड़ देकर लीडरशिप दिखाने का काम करे, अगर कैबिनेट सेक्रेटरी साहब अगर सारे मुख्य सचिवों के साथ रोज अगर किसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सके और तमाम मुख्यमंत्री एक दूसरे से फोन पे बात कर सके, तो मुझे नहीं लगता है कि गुड़गांव दिल्ली जैसी कोई समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपके ईगो बहुत बड़े बड़े हैं तो फिर इसका कोई हल नहीं है। मैं फिर इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी भी जैसा राजीव जी ने कहा कि भाई पीडीएस सिस्टम के तहत सारी चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, मैं उनसे एक ही बार गुजारिश करूंगा कि कृपया आप मेरे साथ एक बार बिहार चलिए और चल के मैं देख लेता हूं वहां पे कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है। जो सारे डेटा, सारे एनालिसिस जिस वक्त आ रही है। सर, बिहार चलने का सवाल तो ये भी है, मैं पूछना भी चाह रहा था, रूडी जी गुस्सा गए, उस समय पूछा नहीं। रूडी जी, बिहार से आप आते हैं, वहां से रिपोर्ट आपके पास आती होगी, बिना सरकार हुए भी रिपोर्ट आती होगी कुछ लोगों से, आपके मित्रों से, आपके पहचानने वालों से, परिचितों से, गांव देहात के लोगों से। वहां का डेटा वैसा ही है जैसा हम देख रहे हैं, या जैसे बंगाल पे आपको शक होता है, बिहार पे भी शक करने का मन करता है? देखिए, मैं 2-3 बातें आपसे शक नहीं है। और बिहार के राजनीति में मैं 30 साल से जीतता आ रहा हूं, तो सिर्फ यहाँ बैठा नहीं हूँ, और वहाँ के मुख्यमंत्री हो, राज्य के मंत्री हो, जिला के शासन से प्रत्येक दिन बात होती है। व्यवस्था नया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि देश में लोग भूख से मर रहे हैं। मुझे पूरे भारत में 130 करोड़ लोगों के बीच में आप मुझे 100 ऐसे लोगों की सूची उपलब्ध करा दें जो भूख से मर गए हों। इस तरह से आरोप लगाना, राज्य सरकारें किस प्रकार से खाद्य अनाज पहुंचा रही हैं, किस प्रकार से लोगों की सेवा हो रही है, किस प्रकार से जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सब डिवीजन से लेके बीडीओस लगातार पीडीएस शॉप की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और किस प्रकार से लोगों तक राहत पहुंचाया जा रहा है। यह जरूरी है कि वो पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन ये कह देना कि 130 करोड़ जनता में से 100 करोड़ में से 130 में से 10 करोड़ 20 करोड़ लोग भूख से मर गए, ऐसा आरोप लगाने वाले लोगों को 5 बार सोचना चाहिए। जिनका संवाद धरती से टूट जाता है, तो यह अनुमान आधारित संवाद का उचित मैं नहीं कहूंगा। किसी ने कहा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन हमको समझ में नहीं आता है। आखिर सरकारें जब शासन चलाएंगी तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनाया जाएगा, और उस फॉर्मूले के तहत वो कामयाब होगा, ना कामयाब होगा, उसमें संशोधन की जरूरत होगी, वो करते जाएंगे। लेकिन क्या हमारे बीच पर इस मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति या कोई भी राज्य का व्यक्ति या कोई मुख्यमंत्री कोई फाइनल रेसिपी हमें दे सकता है कि ये 4 चीजें कर दो, सभी समस्याओं को निदान हो जाएगा? मैं रुचि आपसे यही कहना चाह रहा था कि ये डायनेमिक सिचुएशन है। एक तरफ चुनौती कोरोना का है, जिसका अंतिम तिथि निर्धारित नहीं कर पाएंगे। आपने पूछा रूडी जी आप बता देंगे क्या, आपसे हम पूछेंगे क्या? ऐसा नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसकी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। इसकी चुनौतियां प्रत्येक दिन राज्य सरकारी, अब नोएडा में अगर केसेस आ जाता है, गाजियाबाद में आ जाता है, तो गाजियाबाद का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वहां लॉकडाउन कर देता है तो इसकी जरूरत है। तो हमें समझना होगा कि अगर गुड़गांव में और गुड़गांव के फेज 41, 42 में हो जाता है और बॉर्डर के पास सील करना पड़ता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक तरफ अगर आप वो नहीं रोक पाता है तो उसे आप कहेंगे कि निकम्मा है, राज्य सरकार निकम्मी है। अगर वो कदम आता है तो आशुतोष जी करते हैं कि ईगो है और 2 राज्य के मुख्यमंत्री बात। आज की स्थिति में जितने मुख्यमंत्री हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, राज्यों के सचिव, सब एक दूसरे से मिलकर के तमाम समस्याओं को निपटाने का। इसमें कमियां 50 हो सकती हैं, लेकिन 125 करोड़ का देश मोटे तौर पर संचालित ढंग से चल रहा है। हम आपको विपक्ष का सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जहां आपकी राज्य सरकारें नहीं है वहां सहयोग मिल रहा है कि नहीं आपको? मुझे तो लगता है कि हर जगह, दिल्ली से लेके हर जगह कोरोना के मामले में सभी राज्य सरकारें मोटे तौर से, हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में कुछ आपत्ति किया हो, लेकिन मोटे तौर से देश के लोग इस कोरोना के संवाद को जानते हैं। और बिहार और पश्चिम बंगाल में एक समस्या, वहां चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल थोड़ा चुनाव से ज्यादा प्रभावित है। सर, जान होगी तब तो चुनाव होगा ना। अभी अगर राजनीतिक पार्टियां चुनाव सोचेंगी फिर तो हो गया। पश्चिम बंगाल में ये समस्या है। सुप्रिया जी, पश्चिम बंगाल में सुप्रिया जी, लेकिन मोटे डॉक्टर साहब आपके पास और आपका बात भी सही है। मैं रूडी जी को लंबे समय से जानती हूँ, उनका जो वार हुआ कि पत्रकार हूँ या जो भी हूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं 2 चीजें पूछूंगी। बिहार में 542 केसेस रिपोर्टेड हैं। बिहार में उतने ही केसेस हैं जितनी कर्नाटक की एक डिस्ट्रिक्ट में है। ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी, कोटा में जब बेचारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे, सिर्फ एक राज्य ने मना कर दिया जहां पर आपका गठबंधन है, वो था बिहार।
आप लोगों को अंदर आने से मना कर दीजिए, केसेस कंट्रोल करके बैठे रहिए। ये कहाँ का न्याय है? ये रूडी जी इसका जवाब देंगे, वहां के रिप्रेजेंटेटिव है। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, और ये मैं दलगत बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि ये इंटरव्यू अभी हुआ है, हरदीप पुरी जो एविएशन मिनिस्टर है सरकार में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मिड जनवरी में ही हमारी सरकार को पता चल गया था कि ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है और WHO की जानकारी से हम सहमत थे। अगर ऐसा था तो आपने 2 महीने क्या तैयारी करी? अगर ऐसा था तो आपने माइग्रेंट लेबर को घर ले जाने के लिए क्या काम किया? और अगर ऐसा था तो आपने उस टाइम पर ट्रंप इवेंट क्यों किया? क्योंकि आप ही के कैबिनेट मिनिस्टर का कहना है कि हमें जानकारी थी, हम जानते थे ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है, हम WHO से सहमति रखते थे। रूडी जी जवाब दीजिए, फिर डॉक्टर रवि मलिक आपके पास फटाफट। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने बिहार की स्थिति कही, और बिहार में कर्नाटक में ये बेसिक चीज जब अंडरस्टैंडिंग कमी होती है। कर्नाटक में माइग्रेंट्स बाहर से, हमारे यहाँ माइग्रेंट्स लौट के आ रहे थे, और तब भी हम लोगों ने 500 बार, बिहार की सरकार ने, कर्नाटक में कोई पूरे भारत भर के माइग्रेंट नहीं जा रहे थे। तो भौगोलिक स्थिति से सहमत होना चाहिए। बिहार के कम से कम 3 करोड़ लोग बाहर हैं, जिसमें से लगभग 50 लाख लोग वापस लौटना चाह रहे थे, और बहुत लोग चले आए। 1 मिनट, आप जितना देर मैडम बोल रही थी मैंने कुछ नहीं बोला, आप सुनने की आदत डालिए। अभी आपको राजनीति में बहुत लंबा जाना है। मैं ये कह रहा था कि हम मानते हैं कि हमारी बहुत सारी कमियां, लेकिन बिहार सरकार ने 500 में नियंत्रण किया और 4 डे थे। मैडम सुना कीजिए, मैडम प्लीज सुना कीजिए, अभी तो शुरुआत है आपका ना। आप पत्रकार थी तो वो देखिए, आशुतोष जी चुपचाप सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, फिर सुनते हैं, हम भी आपकी बात सुनते हैं। मेरा ये आपसे आग्रह है कि और ये 30 जनवरी को ये संवाद पूरे भारतवर्ष में आया, और जो केरल में पहला मिला, और उसके बाद से कोरोना की बीमारी कोई भारतवर्ष में पहले नहीं थी जिसकी तैयारी करके, अगर आपको पता होता तो दूसरी बात है, कांग्रेस के नेता को पता, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरह की बीमारी भारत में आ रही है, दुनिया में आई है, और जिसकी लड़ाई की तैयारी सब राज्यों ने, उसमें कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का भी शासन है, उसने भी किया है। और आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। शासन में रह करके सुझाव देना, शासन के बाहर में रह के सुझाव देना, इसमें फर्क होता है। और मैं समझ सकता हूं कि मेरे सभी संवाद आपको सही नहीं लगेंगे, लेकिन समय के साथ आप भी इस विषय को समझ पाइएगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर रवि मलिक, आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ले आए कोरोना? जो अभी सुप्रिया जी ने कहा कि आपने क्यों किया नमस्ते ट्रंप, आज देख लीजिए गुजरात की क्या हालत है। हेलो, आवाज नहीं आई। डॉक्टर रवि मलिक, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आए थे जब भारत 3 महीना पहले, तभी वो कोरोना ले आए थे, जैसा आज कांग्रेस को लग रहा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो आपने साथ में वो कोरोना ले आए थे, ये वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाइना ने हमारे को कब बताया है, WHO को कब बताया, उस पर कई सवालिया निशान जरूर शुरू हो रहे हैं उठने के। चाइना ने शायद टाइमली नहीं बताया और ये पैंडेमिक कंट्रोल हो सकता था वर्ल्ड में फैलने के लिए। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का तल्लक है, मैं नहीं सोचता कि वो हमारे हिंदुस्तान में ये जो है कोरोना लेके आए हैं। दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि हम लोगों को अब एक मत होकर 2 चीजें करनी बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी तो हमारे को जानी पड़ेगी और लानी पड़ेगी। सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जितने रेड जोन है उनके साथ काफी स्ट्रिक्टनेस करें और ग्रीन जोन को प्रोटेक्ट करते हुए वो इकोनॉमी की सपोर्ट दें, क्योंकि टारगेटेड अप्रोच होनी बड़ी जरूरी है। दूसरी चीज ये भी है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सबको जो है इकट्ठे मिलकर करना पड़ेगा। प्राइवेट की पार्टिसिपेशन भी अभी थोड़ी कम है अगर देखा जाए। थोड़ी सी रिसर्च भी बहुत तेजी से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमें पता चल जाता है कि इसकी ये बीमारी और ये वैक्सीन है, तो हमारी जो डर है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज होना चाहिए। जहां तक कि कोरोना की प्रिडिक्शन का तल्लक है, वो प्रिडिक्ट कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठता है वो कहना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से इंटरनेशनल सिनेरियो चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।